गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो 12th एजी केमिस्ट्री कक्षा 12 कृषि रसायन। तो कृषि रसायन की बात करें तो हमारे कृषि रसायन में यदि हम देखें, यहाँ जो टोटल पेपर है वो 100 नंबर का होता है। तो हमारा जो टोटल पेपर होगा वो बोर्ड एग्जाम में 100 नंबर का होगा। कोरोना की वजह से 70% सिलेबस हो गया था, लेकिन आगे जब एग्जाम होगा तो आपका 100% आपका सिलेबस रहेगा। तो इसमें जो टोटल पूर्णांक है वो 100 नंबर का होता है। इसमें देखें सैद्धांतिक मानी जो थ्योरी पेपर है वो हमारा 56 नंबर का होता है। तो जो थ्योरी का पेपर होगा, जो बोर्ड एग्जाम का पेपर है वो 56 मार्क का होता है। प्रायोगिक तो यहाँ जो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का जो प्रैक्टिकल है वो 30 नंबर का होता है। तो जो आपका प्रैक्टिकल होगा वो 30 नंबर का होगा। इसके बाद में देखिए आपका सत्रांक, इसके जो सत्रांक है वो 14 नंबर के होते हैं। इस प्रकार से पूरा जो आपके मार्क्स है वो आपके 100 नंबर के होंगे। 100 नंबर में तो हमारा जो मेन फोकस है वो थ्योरेटिकल पेपर पे होता है। तो जो थ्योरेटिकल पेपर है वो 56 नंबर का होगा। जो प्रैक्टिकल्स है वो आपके 30 नंबर के होंगे और सत्रांक जो कि यूनिवर्सिटी नंबर जाते हैं वो आपके 14 नंबर के जाते हैं। तो जो कृषि रसायन है, तो कृषि रसायन में लेसन टॉपिक पूरा 14 है। उन लेसन में से अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बायोकेमिस्ट्री को। तो हमारा जो एजी केमिस्ट्री का 7वां लेसन है, लेसन नंबर 7, इसका नाम है जैव रसायन, जिसको हम बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री। तो जैव रसायन या बायोकेमिस्ट्री, इसका आज हम फर्स्ट वीडियो आज इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले जैव रसायन क्या है उसकी हम परिभाषा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जैव रसायन की परिभाषा। जैव रसायन है तो ये रसायन विज्ञान की एक शाखा है। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जितने भी जैव अणु हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, वसा या लिपिड, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, न्यूक्लिक अम्ल, विटामिन, तो जितने भी आपके जैव अणु हैं उन जैव अणुओं की संरचना, तो जैव अणुओं की संरचना, उनकी क्या स्ट्रक्चर होगी, उनकी क्या गुणधर्म है, उनके क्या गुणधर्म होंगे और उनकी क्या उपयोगिता है। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जैव अणुओं की संरचना, गुणधर्म, उपयोगिता आदि का अध्ययन जिस रसायन विज्ञान की शाखा में किया जाता है, उस रसायन विज्ञान की शाखा को बायोकेमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। अब ये जो बायोकेमिस्ट्री है, इस बायोकेमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं आगे, हमारा जो मेन पॉइंट है वो है जैव अणु, और जैव अणु जिसको हम कहते हैं बायोमोलिक्यूल। तो जैव अणु या बायोमोलिक्यूल, इसकी देखो आप डेफिनेशन, बायो अणु की डेफिनेशन क्या होगी, वे उच्च अणुभार वाले, तो वे उच्च अणुभार वाले कार्बनिक यौगिक, तो वे उच्च अणुभार वाले कार्बनिक यौगिक जो सजीवों के शरीर की वृद्धि
मरम्मत रिपेयरिंग होती है। जैसे घाव का भरना, तो घाव का भरना वो रिपेयरिंग हो रही है, मरम्मत हो रही है। उपापचयी क्रियाएं, तो उपापचयी क्रियाएं तो उच्च अणुभार वाले वे कार्बनिक यौगिक जो सजीवों के शरीर में होने वाली वृद्धि, मरम्मत, उपापचय क्रियाओं के लिए अति आवश्यक होते हैं। ऐसे उच्च अणुभार वाले कार्बनिक यौगिकों को बायोमोलिक्यूल या जैव अणुओं के नाम से जाना जाता है। तो उच्च अणुभार वाले वे कार्बनिक यौगिक जो शरीर की वृद्धि, मरम्मत, उपापचय क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं, ऐसे कार्बनिक यौगिक को जैव अणु के नाम से जाना जाता है। जैसे कि आपके हो सकते हैं, कौन कौन से होते हैं जैव अणु? कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा या लिपिड, तो वसा या लिपिड, एंजाइम, एंजाइम भी होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल, इसके अलावा विटामिन, ये सभी मुख्य रूप से हमारे यहाँ बायोमोलिक्यूल्स कहलाते हैं। बायोमोलिक्यूल्स को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हमारे पास में डेफिनेशन आई है उपापचयी क्रियाएं। तो उपापचयी क्रियाएं, उपापचयी क्रियाएं इसको बोलते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो मेटाबॉलिक प्रोसेस या उपापचय क्रियाएं सजीवों के शरीर में होने वाली वे जैविक क्रियाएं, तो सजीवों के शरीर में होने वाली वे जैविक क्रियाएं जिनमें या तो ऊर्जा का व्यय होता है, व्यय माना ऊर्जा का या तो निष्कासन होता है या ऊर्जा की हानि होती है या ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो सजीवों के शरीर में होने वाली वे जैविक क्रियाएं जिनके दौरान या तो ऊर्जा का व्यय होता है या ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ऐसी जैविक क्रियाओं को उपापचय क्रियाएं या मेटाबॉलिक प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। तो सजीवों के शरीर में होने वाली वे उपापचय क्रियाएं जिनमें या तो ऊर्जा का व्यय होता है या ऊर्जा की प्राप्ति होती है, उपापचय क्रियाएं या मेटाबॉलिक प्रोसेस कहलाते हैं। ये जो उपापचय क्रियाएं हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक होती हैं उपचयी क्रियाएं और एक होती हैं अपचयी क्रियाएं। दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, उपचयी क्रियाएं और अपचयी क्रियाएं। उपचयी क्रियाओं को बोलते हैं इंग्लिश में एनाबॉलिक प्रोसेस या एनाबॉलिज्म, और जो अपचयी क्रिया है उसको बोलते हैं इंग्लिश में कैटाबॉलिज्म। दो प्रकार की क्रियाएं, उपचयी एनाबॉलिज्म, अपचयी कैटाबॉलिज्म। उपचयी क्रियाओं में क्या होगा? इस प्रकार की क्रिया में सरल पदार्थ, जितने भी जो सिंपल पदार्थ होते हैं, सरल पदार्थ यदि संयुक्त होकर जटिल पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो यदि सरल पदार्थ संयुक्त होकर जटिल पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार की क्रिया को उपचयी क्रिया कहते हैं। हम खुद सोच सकते हैं कि यदि सरल पदार्थ जुड़ेंगे और जटिल पदार्थ का निर्माण होगा तो इस प्रकार की क्रिया में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार की जो भी क्रिया है उसमें
ऊर्जा का व्यय होता है, ऊर्जा का निष्कासन होता है, ऊर्जा की हानि होती है। इसी प्रकार से जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया, तो पेड़ पौधों में जब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है तो इस प्रक्रिया में तो जो आपका जो CO2 है, H2O है, ये सरल पदार्थ संयुक्त होकर कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का निर्माण करते हैं। तो सरल पदार्थ यदि संयुक्त होकर जटिल पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार की प्रक्रिया को एनाबॉलिज्म या उपचयी क्रिया कहते हैं। और इस प्रकार की क्रिया में ऊर्जा का व्यय होता है, ऊर्जा की हानि होती है। अपचयी क्रिया देखते हैं अपन। अपचयी क्रिया कैटाबॉलिज्म। इस प्रकार की क्रिया में क्या होगा, जैसे उल्टा कर दीजिए, जितने भी जटिल पदार्थ हैं, यदि जटिल पदार्थ विघटित होकर सरल पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो यदि जटिल पदार्थ विघटित होकर सरल पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार की प्रक्रिया को अपचयी प्रक्रिया कहते हैं। और देखो, जब जटिल पदार्थ टूटेगा सरल पदार्थ में तो ऊर्जा मुक्त होती है, इसमें मतलब हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है या ऊर्जा का लाभ होता है। तो यहाँ ऊर्जा की प्राप्ति होती है। जैसे कि श्वसन प्रक्रिया, तो ये जो श्वसन प्रक्रिया है वो एक प्रकार की अपचयी प्रक्रिया है। श्वसन में क्या होगा, जो आपने भोजन ग्रहण किया है, जैसे कि आपका कार्बोहाइड्रेट के रूप में, जब कार्बोहाइड्रेट विघटित होगा तो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यहाँ श्वसन एक प्रकार की अपचयी प्रक्रिया है और प्रकाश संश्लेषण एक प्रकार की उपचयी प्रक्रिया है। तो जैसे जैसे अपन पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको नोट्स बनाने हैं। बिल्कुल मैं बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो कंटिन्यू आपको क्या करना है, जो भी आप पढ़ रहे हैं एक फेयर कॉपी बना लीजिए आप कृषि रसायन की। उस कृषि रसायन की फेयर कॉपी में आपको जो भी नोट्स आपको बनाए गए हैं, जो नोट्स यहाँ पढ़ाए गए हैं उनको आपको कॉपी में लिखना है। और हर वीडियो के अंत में मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर आपको, जब आपका जो YouTube चैनल पे आप वीडियो देखोगे उस वीडियो के नीचे कमेंट्स दिए होते हैं, तो कमेंट्स पर आप जैसे ही अपना क्लिक करोगे उस पर आपको आंसर लिखना है और आंसर लिखकर आपको अपना नाम लिखना है। नाम लिखोगे तभी पता चलेगा किसका कमेंट्स आया है, किसका कमेंट्स नहीं आया है। और आज के वीडियो का हमारा क्वेश्चन ये है, ग्लूकोज व फ्रक्टोज का रासायनिक सूत्र लिखना है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का रासायनिक सूत्र क्या है, इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में आपको लिखना है। धन्यवाद।